निशांत। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद निशांत चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एडल्ट्स के द्वारा जो शिक्षा पद्धति प्राप्त की जाती है उस संबंधी क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। सर्वप्रथम सिद्धांत हम लोग ये जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यूजीसी नेट पेपर 1 संबंधित सारी जानकारियाँ एवं पेपर संबंधी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवं डिटेल में हर एक टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मैल्कम इस नॉलेज ने 1980 में अपने सिद्धांत में कहा था कि एडल्ट्स के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो बच्चों की तुलना में कहीं अत्यधिक डिफरेंट होती है। और आगे यह कहा जाता है कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन ने किस पूरी संपूर्ण शिक्षा पद्धति को काया पलट करके रख दिया है। शिक्षा कहीं अत्यधिक व्यापक हुई है, कुछ मामलों में सस्ती भी हुई है तो कहीं महंगी भी हुई है, और शिक्षा में गुणवत्ता भी आई है क्योंकि अत्यधिक बहुत ही एजुकेटेड टीचर्स एवं क्वालिफाइड टीचर्स, तथापि बच्चों में भी काफ़ी इंटरेस्ट जो निचले तबके के हैं, जो सीधी तौर पे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं कोचिंग संस्थान में जाके, वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां भी पा ले रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डिजिटल लर्निंग ने, ऑनलाइन लर्निंग ने। एडल्ट्स जो विशेष तौर पे शिक्षा पद्धति से जो पारंपरिक शिक्षा का स्रोत है, जो तरीका है, उससे वो कहीं अलग हो जाते हैं। उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनके एक्सपेक्टेशन, फैमिली लाइफ, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनकी सीखने की क्षमता, उन चीज़ों को समझने की, परखने की क्षमता, वो कहीं अत्यधिक डिफरेंट हो जाती है। तो जो सीखने का जो ढंग है वो भी बदल जाता है। तो आज के क्लास में मुख्य तौर पे मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से 2000 ये ट्विडल के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो हम लोग के अनुभव को और हम लोग की उम्मीदों को कहीं अत्यधिक परिपक्व और बेटर बनाने में ऑनलाइन एजुकेशन ने मदद किया है। तो ये अध्ययन हम लोग जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको एंड्रागॉगी कहते हैं। और आगे है कि ऑसबर्न ने 2007 में यह अपने अध्ययन में यह पाया था कि जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर के, जो सीखने के जो तरीका है अलग अलग उम्र के लोगों के द्वारा, वो एक विशेष तौर पे उसे किसी एक खांचे में आप नहीं बांध सकते हैं, तो उसे एक स्टैंडर्ड से आप नहीं बांध सकते हैं। पर उसका जो शिक्षा बच्चे को दी जाती है और जो शिक्षा बड़ों को दी जाती है, दोनों के जो तरीका होता है उसमें काफ़ी वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से जो गोल है लाइफ के प्रति या फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जो उद्देश्य है वो भी काफ़ी वैरिड हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि मूर और किड्सले ने 1996 में सिद्धांत दिया कि डिस्टेंस एजुकेशन ने, जो कि 25 से 50 के बीच के व्यक्तियों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वह एडल्ट लर्नर्स के प्रवृत्ति को सीखने में बहुत अत्यधिक मदद करती है। और यह बताती है कि डिस्टेंस लर्निंग ने उनकी सीखने की क्षमता को कहीं अत्यधिक बेटर बनाया है। एडल्ट लर्नर की अन्य और प्रवृत्तियाँ क्या है, तो एडल्ट लर्नर्स जो है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीवन में अत्यधिक परिपक्वता आने के बाद एक स्वाभाविक सा झुकाव होता है किसी एक चीज़ के प्रति, और दूसरे चीज़ के प्रति कहीं अत्यधिक विमुखता आ जाती है, कुछ निराशा आ जाती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो कि बहुत झटकों खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद कहीं अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, वैसा व्यक्ति अगर सफल हो जाता है, किसी उच्च पद पर पहुंचता है, तो उससे यह जनरली उम्मीद किया जा सकता है कि वह अपने उस वर्ग से बिलोंग करने वाले, उस परिस्थिति से बिलोंग करने वाले अन्य व्यक्तियों के तकलीफ़ को भी वह समझे और उसके अनुसार वो अपने कार्य को करे। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक परिपक्व इंसान एक पार्टिकुलर समूह को अवॉइड करता है और अपने एक विशेष विचारों से बंधा होता है। तो जो उसको अत्यधिक प्रोडक्टिव, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी पर्सनालिटी को अत्यधिक निखारने में मदद करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखता है और जीवन में आगे बढ़ता है, वह स्वयं ही अपने आप में दूसरे को शिक्षित करने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ वह उन्हीं समस्याओं से अगर दोबारा गुजरता है तो पहले के द्वारा जो सीखी गई उसके अनुभव हैं, जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, अनुभव, जो देखने की तरीका है, विश्लेषण और आंकने की तरीका समस्याओं को और उसको निराकरण करने का, वो कहीं अत्यधिक बेटर हो जाता है। इसीलिए एडल्ट लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में एंड्रागॉगी बहुत अत्यधिक मदद करता है। और
हम ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट लर्नर का जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, वो ये होता है कि अब चूँकि उनका समय एक हम लोग ये जानते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अगर यार किसी अपवाद को हम छोड़ दें तो यह देख कहा जा सकता है कि जो एडल्ट हैं उनके शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से उनके अपने जो सबसे पहला आवश्यकता तो होता है कि उनके पारिवारिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ, जो विकटताएँ हैं उसको वो दूर करें। और दूसरी समस्याएँ ये होती हैं कि जो उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की अगर समस्याएँ और बाधा हैं, चाहे वो इंट्रापर्सनल हो या इंटरपर्सनल हो, व्यक्तिगत तौर पे हो, अव्यक्तिगत तौर पे हो, तो वो चाहते हैं कि वो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उसे वो स्वयं सॉर्ट आउट करें, ना कि किसी और के पास जाके मदद मांग के या किसी और से सीख के, किसी और को देख के वो सुधार करने का प्रयास करें। तो सारे एडल्ट लर्नर्स में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि एक उम्र में बढ़ोतरी के बाद व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है, क्योंकि एक समाज उसको एक विशेष निगाहों से देखता है और वो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए यह प्रयास करता है हर एक एडल्ट लर्नर कि वह स्वयं ही समस्याओं को समझे, उसको परखे और उसने जीवन से अगर कोई अनुभव प्राप्त किया है, कुछ सीखा है, या फिर वह किसी तरह का कोर्स कर रहा है, चाहे वो MBA का कोर्स हो, पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स हो, या फिर किसी अन्य तरह का ब्यूटिशियन का, फिजियोथेरापिस्ट का, साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी। तो यह प्रयास होता है एडल्ट लर्नर के द्वारा कि वो उन चीज़ें उसने एकेडमिक तौर पे जो सीखी है उसको अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाइड कर सके। तो आप एग्जांपल के तौर पे यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में जब एडल्ट लोग जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उनका जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किस तरह से राजनीति और आर्थिक नीतियाँ उन लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से एडल्ट लर्नर में चर्चाएँ अत्यधिक नहीं होती है मगर अत्यधिक नहीं होता, बनिस्बत इस बात की तुलना में कि वो यह चाहते हैं कि उनके द्वारा जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसको वो किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए एडल्ट लर्नर के शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह न सिर्फ चीज़ों को सीखें बल्कि उसको अप्लाई भी करें। इसीलिए ये जो एडोलेसेंट लर्नर है उससे काफ़ी एडवांस और काफ़ी बेटर होते हैं। तो आगे कहा जा सकता है कि हाँ, वो कौन सा केस है जिसमें एडल्ट लर्नर एडोलेसेंट की तुलना में बेटर नहीं कहे जा सकते। तो एडोलेसेंट लर्नर में जो सवाल पूछने का जो तरीका होता है, जो वाइडर उनके अपने अंदर जो बदलाव आता है और जो संभावनाएं मौजूद रहती हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, वो कहीं अत्यधिक व्यापक है। चीज़ों को सीखने की क्षमता, नए रिस्क लेने की क्षमता, शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक या दार्शनिक क्षेत्र में बढ़ने की उनकी क्षमता या इच्छा, वो कहीं एडल्ट लर्नर की तुलना में रिस्क लेने और प्रयास करने में कहीं अत्यधिक एडोलेसेंट सक्षम और सबल होते हैं। इसीलिए एक तरह से ये भी कहा जा सकता है ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक मैच्योर व्यक्ति एक मैच्योर टीचर किसको ज़्यादा अत्यधिक सिखाने में सक्षम है। तो दोनों को सिखाने में सक्षम है, एडोलेसेंट को जो सीखने के लिए तैयार है वो भी, और एक एडल्ट जो सीख के अप्लाई करने के लिए तैयार है वो भी। तो दोनों को कहा जा सकता है कि दोनों प्रोडक्टिव हैं अपने अपने क्षेत्र में और दोनों शिक्षा के लिए कारगर हैं। तो दोस्तों आप ये गौर कीजिएगा कि UGC नेट पेपर 1 में जो सवाल पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, वो सिर्फ रटी रटाई या बातों पर आधारित नहीं होती है, बल्कि आपने जो थ्योरी सीखा है उसको आप किस तरह से सोच सकते हैं ऑन द स्पॉट और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किस प्रकार से एडोलेसेंट लर्नर की और क्या क्या कैपेसिटीज़ होती हैं, कि वो प्रयास करते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, वो खुद से संचालित हो। एडल्ट होते हैं, जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं, वो यह चाहते हैं कि कोई उनको दिशा निर्देशित ना करे, बल्कि वो खुद दिशा निर्देशित हो, अपने स्वयं को वो रिडायरेक्ट करें, स्वयं को वो डायरेक्शन दे और उसी के अनुसार वो चलें। और उनके शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य यही होता है कि उसको अप्लाई करें, जैसा हमने भी डिस्कस कर चुका है पहले। और वो चूँकि एडल्ट परिपक्व लोगों के पास जिम्मेवारियाँ बहुत अत्यधिक होती हैं, इसीलिए उनके पास समय अत्यधिक मात्रा में नहीं होती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को शॉर्ट में, समरी में सीखने का प्रयास करें, और वो चाहते हैं कि हमेशा हर परिस्थिति में वो नए नए तरह के अनुभव को प्राप्त करें, वो नए कार्य करें और उनसे होने वाली गलतियों से या उनकी अच्छाइयों से वो सीखें और उसके बाद वो आगे बढ़ें। इसीलिए जो एडल्ट लर्नर को टीच करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बनिस्बत एडोलेसेंट लर्नर को टीच करने की तुलना में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज
क्या इंक्लूड करता है, तो एडल्ट हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। चूँकि एडल्ट के पास स्वयं के जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, इसीलिए अगर शिक्षक उनको सिखाने जाएंगे तो उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको उतना एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, और वहाँ पे जो सवाल होंगे पूछे जाएंगे एडल्ट के द्वारा उसकी भी सीमाएँ होंगी, वो कम होंगी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही की है। तो एडल्ट का एक अपना विचार होता है, उनका एक अपना स्वभाव होता है, उनके अपने सिद्धांत और उनके अपने मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं होती हैं, और उन्हीं के अनुरूप वो अपने जीवन को लेके एक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एडल्ट लर्नर जो हैं वह सवाल को सवाल को बेतरतीब ढंग से नहीं देखते हैं, वो अनुभवों की कसौटी पर तौलते हैं, उनको सवाल को सम्मान देते हैं, उसके जवाब को ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। और यह कहा जा सकता है कि एडल्ट को जो है वो चूँकि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, इसीलिए क्लास में उनको इंगेज करने की, ज़ोर ज़बरदस्ती करके सिखाने की आवश्यकता टीचर को नहीं पड़ती है। इसीलिए एडल्ट लर्नर कहीं अत्यधिक समय और कहीं अत्यधिक कम ऊर्जा खर्च करवाएंगे अपने टीचर से उन लोगों की तुलना में जो नए लर्नर हैं। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो हम लोगों की जो केस स्टडीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो वो नए घटनाएं जो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखती हों समाज में, जैसे कि इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने पूरे दुनिया में इस कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट का प्रचार किया, और वो मात्र 60 या 70 रुपये लेके 1965 में वो न्यूयॉर्क गए थे, और उसके बाद पूरे विश्व में 104 मंदिरों की स्थापना 1970 के समय मरते मरते तक उन्होंने कर दी। तो एक ये केस स्टडी है। जैसे कि 1994 का हर्षद मेहता के द्वारा जो स्कैम किया गया था स्टॉक मार्केट में, तो वो अपने आप में एक केस स्टडी है कि एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को, पूरे उसकी जो आसपास की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थानिक ढांचा है, जो विचारिक है, जो तरीका है कार्य करने का, लोगों को सोचने का, उससे टोटली डिफरेंट हट के उस व्यक्ति ने या फिर उस संस्था ने कुछ किया और उसका प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। तो वैसे चीज़ों को पढ़ना एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी अपने आप में अनुभव प्राप्त करने का एक बहुत ही और सीखने का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसीलिए केस स्टडी को सीखना एडल्ट लर्नर पसंद करते हैं। और आगे ये देखते हैं कि एडल्ट लर्नर के पास क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो चूँकि उनके पास फैमिली होती है, उनके जॉब होते हैं, उनको आने जाने का और अपने बच्चों को देखभाल का, या फिर घर में अगर वो सही समय नहीं देंगे तो वहाँ पे टकराव की स्थिति आ जाएगी। वहाँ पे उनको एक पार्टिकुलर उनको मनी चूँकि फिनेंशियली उन लोग को स्ट्रांग भी होना होता है, इसीलिए उनके ऊपर दबाव होता है कि वो अर्न भी करें। इस वजह से एडल्ट लर्नर at many fronts they are challenged by their situations, whether it is family, society or it is financial। तो कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्तर पे वो एडल्ट लर्नर अपनी परिस्थितियों के द्वारा चैलेंज उनको नए नए चैलेंज मिलते हैं और उसको वो फेस करने के लिए तैयार होते हैं। आगे का देखते हैं हम लोग कि एडल्ट लर्नर को सिखाने के लिए क्या क्या तरीकाएं हो सकती है। तो आप एक टीचर जो है ग्राफिक, इमेज, टेबल और डिज़ाइन इत्यादि के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा नई नई स्कीम आती है, नए नए नियम आते हैं, तो जो महिलाएं हैं, जो एडल्ट महिलाएं हैं या फिर जो एडल्ट पुरुष हैं, वो नियमों कानून से बहुत अत्यधिक परिचित नहीं है, तो उनके अधिकारों से, जो उनके कानूनी अधिकार हैं एक नागरिक के तौर पे, उनको अगर वो प्रदान की जाती है तो वो अत्यधिक सशक्त होंगे और वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एडल्ट लर्नर के द्वारा सीखने पर उन्हें एक से ज़्यादा लाभ है। एक तो उन्हें अपने वित्तीय स्तर पर उन्हें लाभ मिलेगा डिग्री प्राप्त करने के बाद, और दूसरा कि उनको अपने अधिकारों से को भी जानने का मौका मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि प्रोवाइड रिकॉर्ड कीपिंग एमॉन्ग सेशंस, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। चूँकि एडल्ट लर्नर के लिए एडमिशन लेना और एक पास आउट करना एक पार्टिकुलर पीरियड में, चूँकि ये
एक पार्ट जैसे कि इग्नू को अगर हम आप ले लें तो देखते हैं कि किस तरह से एडल्ट लर्नर की कितनी सारी सुविधाएं हैं कि आप क्लास में चाहें तो संडे को भी आ सकते हैं, सैटरडे को आ सकते हैं, आप चाहें तो 2 साल में भी आप अपना कोर्स कर सकते हैं, मिनिमम मास्टर कोर्स या 5 वर्ष में मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं कहीं जो है हम लोग के जो डेली और रेगुलर कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो एडल्ट लर्नर के लिए विशेष तौर पे शिक्षा की परियोजनाएं जो स्टार्ट की गई हैं, जो बहुत अत्यधिक फ्लेक्सिबल हैं, कहीं अत्यधिक सुविधाएं देती हैं, छूट देती हैं एडल्ट लर्नर को आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी बहुत अत्यधिक भूमिकाएं निभाता है। और आगे देखते हैं कि एडल्ट लर्नर को किस तरह से इंडिविजुअल रिसोर्सेज प्रदान की जाती हैं कि हर एक जैसे कि फिर से इग्नू का ही एग्जांपल आप ले लें तो हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट चूज किया जाता है और उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का मेंबर बनाया जाता है और उनको ई रिसोर्सेज यानी कि सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी उनको उनके सारे लर्निंग सामग्रियाँ दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल दी जाती है और हार्ड कॉपी बाउंड में भी दी जाती हैं। और व्यक्तिगत तौर पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर किसी एक व्यक्ति को ही पढ़ना है जो कि तो वो भी वो कर सकता है। जैसे अभी CBC ऐसा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, केमिस्ट्री लेने वाला हिस्ट्री पढ़ सकता है, हिस्ट्री लेने वाला केमिस्ट्री या मैथ भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से जो सुविधाएं दी गई हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं और एडल्ट लर्नर को सीखने के लिए बहुत अत्यधिक बड़ा आयाम और बहुत बड़ा ऑप्शन देती हैं। आगे देखते हैं कि जो चूँकि अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा हैं, विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए एडल्ट लर्नर के पास अपने हिसाब से सीखने का समय होता है। और एडल्ट लर्नर किस प्रकार से सीख सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग की है कि टेक्स्ट के माध्यम से, ग्राफिक, ऑडियो, मैनिपुलेटिव अर्थात ये कहा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को सिखाने के लिए अगर बुजुर्ग व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग लेता है तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी तैराकी ना सीखा और उसकी इच्छा हो कि वो तैराकी सीखे, तो अगर वो एडल्ट लर्नर है और सीखने जा रहा है वापस से तैराकी 35-40 के बाद, तो उसका जो ट्रेनर होगा वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने हिसाब से उसको समझा के उसको खुद से उसको करके दिखा सकता है तैराकी, उसके बाद उसको उतरने के लिए कह सकता है। या फिर आप मैनिपुलेशन का मतलब आप इस तरह समझिए कि वो यह कह सकते हैं कि सपोर्टिंग ऐड, जिस तरह से आप एक पूल में देखते होंगे नहाने के लिए, जो कि शुरुआत में लोग जाते हैं नहाने के लिए जिनको तैरना नहीं आता है, तो उनको फ्लोटिंग रबर के जैसा दिया जाता है कि आप उसमें फ्लोट कीजिए, तो उसमें वो लोग फ्लोट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा लिया जाता है। और तो ये कहा जा सकता है कि मैनिपुलेट करना कि अर्थात जो व्यक्ति सीखने वाला है उसको किस तरह से आप उसके हिसाब से उसकी कमजोरियों को और उसकी अच्छाइयों को समझते हुए टीचर किस तरह से अपने लेक्चर को वो डिज़ाइन करता है, वो मायने रखता है। और देखते हैं कि मेजर थ्योरीज क्या हैं। तो गोल्ड के द्वारा 1999 में, अरीब्स के द्वारा 1994 में ये एक दार्शनिक सिद्धांत दिए गए शिक्षा संबंधी, और ये कहा गया कि जो दिशा निर्देशित शिक्षा है, कहने का अर्थ कि आप किसी को कह दीजिए एडल्ट लर्नर को कि जाओ भाई आप ये सारी किताबें पढ़ के लेते आओ, तो वो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टिविस्ट, कि सिर्फ आपने दिशा निर्देशित किया है कि ये किताब पढ़ो और यहाँ किताब से इस पेज से ये चीज़ पढ़ो और इसको सिलेबस से इतना से मिला लो और ये क्वेश्चन तैयार कर लो, जिसे आप इंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है कि अगर शिक्षक खुद विद्यार्थी के साथ मिल जाए और उसे यह कहे कि अगर उसको क्लास जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर में अगर टू डू लिस्ट दिए हुए हैं, कुछ होमवर्क्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो उस प्रोजेक्ट में अगर टीचर स्वयं भी शामिल होता है या फिर अगर सिर्फ बच्चे को ये बता के नहीं कि भाई आप ये पढ़ लो, उसको सिखाना कि ये चीज़ ऐसे दिया हुआ, ये चीज़ ऐसे दिया हुआ है, तो और उसके बाद बच्चे से वापस उससे पूछना कि चाहे वो एडल्ट लर्नर हो या कोई और, उससे यह पूछना कि वो क्या सीखा और किस तरह से अप्लाई कर सकता है अपने लाइफ में। और टीचर अगर चाहे तो टीचर मूल्यांकन करने के लिए आखिरी फेज में कि एक उसके एडल्ट लर्नर ने क्या सीखा है, वो टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता है और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद वो बता सकता है। तो ये टेस्ट कंडक्ट करना सिर्फ रिटन ही नहीं, सिर्फ लेखनी तौर पे ही नहीं, बल्कि अगर स्पोर्ट्स लर्निंग करने के लिए कोई जा रहा है या फिर योगा के ट्रेनिंग के लिए, तो यह टीचर कर
कह सकता है सिखाने के बाद खुद विद्यार्थी के साथ जो विद्यार्थी योगा कर रहा है उस ट्रेनिंग उसके साथ वो बैठ के न सिर्फ योगा करे बल्कि उसको सिखाए भी। और जब लास्ट में जब एग्ज़ाम हो सब लोग को डिग्री बांटने का समय आए तो उस समय वो उसके उसको न सिर्फ वो उसको डिग्री प्रदान करने में उसको सहायता करे बल्कि उसके द्वारा संपूर्ण कोर्स के दौरान जो प्रगति की गई शुरुआत से लेकर अंत के समय तक में बीच में क्या कमियां रह गई तो सारी कमियां और अच्छाइयों को बताना और ये भी बताना कि वो जो कमियां रह गई उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि सृजनात्मक अप्रोच। सृजनात्मक तब होता है जब शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ संलिप्त हो, सीखने वाले के साथ संलिप्त हो, उसके सीखने की प्रक्रिया में भी और उसके परिणाम में भी, दोनों में। तो ये कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दिशा निर्देशन अप्रोच की तुलना में कहीं अत्यधिक फार मोर बेटर है। और आगे देखते हैं कि इंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इंस्ट्रक्टर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव देता है, एक लक्ष्य देता है बच्चे को, सीखने वाले को, कि आप इतना सारी तैयारी करके आओ, ये चीज़ें याद करके आओ और इसको इस चीज़ को इतना से इतना क्वेश्चन तक तैयार करो वगैरह वगैरह। तो ये एक पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ आपको एक पार्टिकुलर उद्देश्य तक को ही मानना है और उसके बाद आपको इसके इधर उधर कुछ नहीं करना, कुछ प्रयास नहीं करना है, आपको नया कुछ याद नहीं करना है, याद करने के बाद उसको समझने की भी आवश्यकता नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, सिर्फ जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जहाँ पे होगा, जहाँ दिशा निर्देशन की बात होगी, वहाँ रोट लर्निंग यानी रटी रटाई बातों रटंत पद्धति पर जोर दिया जाएगा। और क्योंकि रटंत ही ऐसी पद्धति है जहाँ पे सोचने समझने सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में एक पार्टिकुलर आप ऑब्जेक्टिव तय नहीं कर सकते हैं, एक उद्देश्य तय नहीं कर सकते हैं कि किताबों को याद करने और समझने के बाद आप में ये चीज़ हो ही जाना चाहिए, आपको इतना मार्क्स हो ही जाना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर गुण को विकसित करने के ऊपर ज़्यादा दबाव रहता है। तो आगे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरियन ने यह अज्यूम किया था कि जो सीखने का जो तरीका होता है एडल्ट लर्निंग का, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है और ओन लर्निंग के द्वारा। अर्थात कि जो एडल्ट होते हैं वो अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने स्वयं को वो दिशा निर्देशित करते हैं, वो स्वयं को बताते हैं उन्हें क्या सीखना है, क्या नहीं, क्या छोड़ना है, क्या भूलना है वगैरह वगैरह। और सेकेंड एजम्पशन कह सकते हैं कि एंड्रोगॉगी का जो हिस्सा है वह कहीं अपने अनुभवों को, व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किए गए हैं उसी को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। जैसे कि किताबों में दी गई शिक्षाएं हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं जो बचपन में दी जाती है, तो समाज के अनुसार समय के अनुसार काफ़ी उसका एक्सपेक्टेशन और मोरालिटी स्वयं समाज का भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, वैसी डिजिटल स्थिति में जो पुरानी चीज़ें याद की गई उसे अप्लाई और याद हमेशा नहीं रखा जा सकता है। तो नई परिस्थितियों से निपटने के लिए एडल्ट अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। तो बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि एंड्रोगॉगी में अपने अनुभवों का जो व्यक्ति के द्वारा जो सीखी गई है उसका बहुत महत्व होता है। और आगे है कि एडल्ट जो है हमेशा सीखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, तैयार रहते हैं। और फोर्थ एजम्पशन है कि एंड्रोगॉगी जो है वो टाइम पर्सपेक्टिव में कि एंड्रोगॉगी में हमेशा टाइम फैक्टर को महत्वपूर्ण माना गया है। और एक जनरली यह धारणा बनाई गई है कि जो व्यक्ति सीख रहा है निरंतर उम्र के बढ़ने के साथ ही उसके सीखने की क्षमता और उसके अनुभव प्राप्त करके सीखने की क्षमता कहीं अत्यधिक बेटर होगी उन लोगों की तुलना में जिनकी उम्र कम है, उनकी शिक्षा भी कम है और उनका अनुभव भी कम है। और आगे देखते हैं कि फिफ्थ एजम्पशन जो लास्ट एजम्पशन है कि एडल्ट जो है वह इंटरनल फैक्टर के द्वारा अत्यधिक ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे शुरुआत के समय में देखें हम कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र के बीच में बच्चे बाह्य तौर पे समाज को दिखाने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास करते हैं, लेकिन जो जैसे परिपक्वता आ जाती है तो व्यक्ति में समझ आ जाती है कि अमुक व्यक्ति को दिखाने के लिए मुझे कार्य नहीं करना है, मुझे अपने जीवन जीने के लिए मुझे कार्य करना है या सीखना है। तो जैसे ही ये भाव आ जाता है, जैसे ही ये समझ आ जाती है तो व्यक्ति के परिवर्तन चरित्र में और उसके सीखने की कैपेसिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये फिफ्थ एजम्पशन यही है। और आगे है क्रिटिसिज्म जो ब्रूकफील्ड के द्वारा 1995 में की गई। उन्होंने कहा कि एडल्ट की जो लर्निंग का जो तरीका है वो किस तरह से वो सीखते हैं वो क्लियर नहीं है, वो उसे फिक्स नहीं किया जा सकता और हर कोई अपने आप में अलग है। इसीलिए एक व्यक्ति में एक जो
एक व्यक्ति में एक पार्टिकुलर गुण विकसित करना, विशेषकर एडल्ट लर्नर में एक ही गुण सभी व्यक्ति में निरूपित करना, जैसे सब व्यक्ति नैतिकवान बन जाए और सभी व्यक्ति मैच्योर हैं, और इन सारे मैच्योर व्यक्ति में अगर शिक्षक चाहे कि नैतिकवान बन जाए पूरी तरह से, हर कोई का किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक तौर पे या फिर अन्य किसी भी तौर पे इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और ये गुण उनमें निरूपित हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो ये संभव नहीं है। ये सिद्धांत यही कह रहा है ब्रूकफील्ड के द्वारा कि हर व्यक्ति अलग है और उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ है, इसीलिए वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। और आगे है, प्रैट के द्वारा 1993 में यह सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि वाइल एंडोगॉगी में हैव कंट्रीब्यूटेड इट हैज़ डन लिटिल टू एक्सपेंड। इन्होंने यह कहा कि एंडोगॉगी ने ये हमें ज़रूर सिखाया कि एडल्ट किस प्रकार से सीखते हैं, लेकिन एडल्ट की लर्निंग का जो तरीका है वो किस प्रकार से वो किस तरीके से सीखते हैं, किस तरह से उनके थॉट प्रोसेसेस चलते हैं, उनके अपने विचार चलते हैं, क्या उनकी समस्याएं आती हैं और किस तरह से हर एडल्ट लर्नर उसको फेस करता है, इसको लेके कोई विशेष तौर पे सिद्धांत नहीं दिए गए हैं। इसीलिए एंड्रागॉगी शिक्षा पद्धति पर ये सवालिया निशान उठाते हैं और कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं गाइज फोटोज के द्वारा कि एडल्ट लर्नर के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनकी अपनी आंतरिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके हिसाब से वो चलती है, ना कि बाह्य फोर्स के द्वारा किसी को कहे जाने पे या किसी को दिखावा करने के लिए वो सीखते हैं। और वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो स्व दिशा निर्देशित होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि एक समय में एक पार्टिकुलर कार्य को समाप्त कर लिया जाए, उनमें अनुभव भी होती है और वो रेलिवेंट बातें करते हैं। वो नहीं बात करते कि किस प्रकार से राम जी ने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है कि जाफना तक, रामेश्वर से लेके जाफना तक जो हम लोग का जो ब्रिज है, एडम ब्रिज जिसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कि रामायण काल में बनी थी वो ब्रिज, जो समुद्र में आज भी है, सेटेलाइट इमेज से पता चलता है। तो एक एडल्ट लर्नर और एक एडोलेसेंट लर्नर, एक जो नवयुवक है वो और जो एक मैच्योर व्यक्ति है, वो दोनों अगर इस टॉपिक को पढ़ता है आर्कियोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत, तो दोनों के सीखने का उद्देश्य क्या होगा, तो एक यह कह सकता है एडल्ट लर्नर कि उसके बात करने का तरीका एडोलेसेंट लर्नर से इसीलिए अलग होगा क्योंकि वो ये सवाल पूछ सकता है कि इस पुल के बनने से जो आसपास के मछुआरे हैं उनको किस प्रकार से आर्थिक हानि हुई है, आर्थिक लाभ हुए हैं, या फिर जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि भारत सरकार के द्वारा थी कि जो अरेबियन सी है उसको किस तरह से बे ऑफ बंगाल से दोनों को कनेक्ट किया जाए, और उसके लिए वहाँ पे पुल बनाए जाने की संभावना बताई जा रही थी, परंतु कुछ धार्मिक तत्वों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो एक एडल्ट लर्नर यही चर्चा करेगा कि किस प्रकार से इस ब्रिज के रहने से आर्थिक लाभ या हानियाँ हो रही हैं, और वहीं एक एडोलेसेंट लर्नर है, एक नवयुवक जो उम्र में काफ़ी कम है, अपरिपक्व है, और वो सीखता है यही आर्कियोलॉजी के अंदर यही चैप्टर को। तो वो यह डिस्कस करेगा कि हाँ कि अगर राम जी थे तो किस प्रकार से ब्रिज बनाए, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी था, और राम जी अगर ये साक्ष्य मिला है तो अन्य साक्ष्य भी होंगे। तो ये डिस्कशन होगा, ना कि ये कि किस प्रकार से ये जो ब्रिज है उसका आर्थिक लाभ या घाटा किस प्रकार से देश को हो रहा है या फिर आम व्यक्ति को हो रहा है, इसके ऊपर। तो कह सकते हैं कि आप अपने जीवन के अनुभव में भी आप ये देखे होंगे कि एडल्ट लर्नर जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड बातें करते हैं, अपने व्यक्तिगत जो समस्या है उसको डील करने के ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा जोर रहता है, ना कि जो कोरी कल्पनाएं हैं उनके ऊपर वो चर्चा करना पसंद करते हैं। तो आगे देखते हैं अगले पेज पे कि किस प्रकार से जो लर्नर हैं उनको नए नए चीज़ों को सीखने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है कि वो किसी की बातों को सुन के चीज़ों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर स्टोरीज के द्वारा, कहानियों के द्वारा उनको सिखाया जा सकता है, और उनको नए नए ऑप्शन दिए जा सकते हैं सीखने के लिए। किसी को कहा जा सकता है कि आप रेडियो में एपिसोड, जितने एपिसोड थे, अगर किसी को धार्मिक शास्त्र जैसे अगर कोई व्यक्ति धार्मिक शास्त्र सब्जेक्ट लेता है तो ये एक ऑप्शन दिया जा सकता है टीचर के द्वारा कि आप या तो मूवी देख लीजिए महाभारत रामायण पे, या फिर आप अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट का है, MBA का है, तो कहा जा सकता है कि जितने मैनेजमेंट संबंधी फिल्म बने आप वो देखिए, या फिर आप नोवेल पढ़ लीजिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाते हैं टीचर के द्वारा जो लर्नर है उनको, कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये सेल्फ एवेल्युएशन और सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस को इंक्लूड करता है
कि जो एडल्ट लर्नर हैं उनको अगर ये कार्य दिया जाए कि पार्टिकुलर चीज़ों को उन्होंने सीखा है तो वो कहाँ तक इफेक्टिव है, वो कहाँ तक प्रभावी है उनके अपने लाइफ के लिए, और उन्होंने जो सीखा है वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं टीचर, और उसके दौरान जो एडल्ट लर्नर है जो उन्होंने जो भी सीखा है तो वो पार्टिकुलर असेसमेंट, वो पार्टिकुलर कार्य करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद वो स्वयं का भी आकलन कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये मैंने चीज़ पढ़ी है और ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है। तो वो मूल्यांकन करेंगे, अपने स्वयं का मूल्यांकन कि मैं क्यों ये चीज़ें मैं ये नहीं सीख पाया हूँ और ये चीज़ें कहाँ पे कमी आ रही हैं। तो ये एक ऑप्शन हमेशा एडल्ट लर्नर के पास रहती है कि वो स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, ना कि अपने टीचर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहेंगे। और इम्प्लीमेंट पैशन प्रोजेक्ट, जो एडल्ट लर्नर है वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेते हैं जहाँ पे उनकी इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी अपना व्यक्तित्व क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। परंतु एक एडोलेसेंट लर्नर को ये मालूम नहीं होता और उनको दिशा निर्देशन और सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और आगे बढ़ते हैं कि हेल्प लर्नर लर्न द स्किल स्ट्रैटेजीज फ्रॉम सर्विस एंड सोशल एक्टिविज्म, कि जो कार्य है, जो सीखने का जो तरीका है वो कार्य करके समाज में किसी तरह का कल्याणकारी कार्य करके भी सीखा जा सकता है। कैंप लगा के, अन्नदान करके, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में के द्वारा सेवा दे के, किसी भी प्रकार की सेवा के द्वारा, या समाज में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के का शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए एडल्ट लर्नर को रखा जा सकता है एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और उनको सिखाया जा सकता है कि किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है समाज में, किस तरह से संपर्क स्थापित और संवाद किस प्रकार से अत्यधिक अच्छे किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडल्ट लर्नर को अंततः अत्यधिक सशक्त बनाती है और उनको बहुआयामी व्यक्तित्व देने में मदद प्रदान करती है। तो दोस्तों आज हमने यही पढ़ा कि एडल्ट लर्नर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, प्रमुख सिद्धांत उनके सीखने संबंधी, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनको सिखाने के लिए क्या क्या विधियों का इस्तेमाल होना चाहिए, और एडल्ट लर्नर के द्वारा जो चीज़ें सीखी जाती हैं उसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, इसका हम लोगों ने देखा है आज। और अगले दिन हम लोग गाइज यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।